बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, ऑल ऑफ ए सडन हमें नज़र आ रहा है कि ऑपोजिशन के चेहरे मुतमईन हैं। तहरीके अदम एतमाद को लेकर हर तरफ ये दावे हैं कि हमारे पास मरकज़ में भी और पंजाब में भी गिनती पूरी हो गई है। बहुत सारे दावे ये किए गए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो कि ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी डेफिनेटली जारी है, लेकिन जो एक हालिया मुलाकात हुई जो कि ज़राए से पता चल रही है वो शहबाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की है। जहांगीर तरीन साहब इसकी ना तो तायीद कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, या ना ही उनकी जानिब से ऐसी कोई तरदीद सामने आई है। अलबत्ता नून लीग के अंदर से बहुत सारे ज़राए ये खबरें देते नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ये मुलाकात हो चुकी है और इसमें तरीन साहब ने जानबूझकर ये खामोशी रखी हुई है क्योंकि वो ये जांचना चाहते हैं कि क्या वाकई ऑपोजिशन की बाकी जमातें, ख़ास तौर से नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने में संजीदा हैं भी या नहीं। एक तो इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई गिनती पूरी हो गई है, और ये दावा कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस वक्त ऑपोजिशन को इस करारदाद पर या इस तहरीक पर लेकर सपोर्ट करने को तैयार हैं। और ख़ास तौर से कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जब वो तकरीर कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे, तो कल ऐसे लग रहा था कि वो हुकूमत में नहीं या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि एक ऑपोजिशन में बैठे इमरान खान हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को वार्न किया, जो अल्फाज का चुनाव था उनका, काफ़ी गुस्से में नज़र आए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपने बयान में कहा था कि अगर मुझे हुकूमत से निकाला जाता है या मैं बाहर आता हूं तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब वो पैगाम किसके लिए था, लेकिन कल एक बार फिर से उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की इस तहरीके अदम एतमाद को लेकर या जो भी ये लोग मंसूबा बनाते हैं, कप्तान मुकम्मल तौर पर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो देखेंगे कि कैसे मुकाबला करेंगे। साथ ही साथ आज महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। पिछले दिनों जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके बाद बिजली की कीमत में भी मजीद 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान अब जाहिर किया जा रहा है। कुछ अवाम के व्यूज़ भी आज हमने लिए हैं महंगाई को लेकर, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले इसी से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपका। और फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फ़ारूक हबीब साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं फ़ारूक हबीब साहब आप ही से जानना चाहूँगी कि क्या वाकई हुकूमत के रैंक्स में या फिर वज़ीर आज़म को इस चीज़ से घबराहट है, या कहीं ना कहीं जब से तरीन साहब की या शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें सामने आना शुरू हुई हैं, क्या वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं अपने खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ आती हुई बल्कि इसको कामयाब होते हुए भी वो उनको नजर आ रही है? क्या ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन 12वीं बार ऐसा ऐलान जो है वो अपोजिशन कर चुकी है। पहले आप देखें कि इन्होंने ऐलान किया कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर हम इस्तीफे लेकर आएंगे, फिर हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। 2 इस्तीफे आपको याद होगा कि स्पीकर के पास पहुंच गए थे और जो मिन्नत समाजत की इस्तीफे वापस लेने के लिए हाथ जोड़े वो आपके सामने है। और उसमें से एक कैप्टन सफदर के भाई थे जो मरियम सफदर के जेठ थे, और एक इनके साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जो है वो अब्बासी थे उस वक्त। उनको अपने इस्तीफे जो है वो मिन्नत समाजत से वापस लेने पड़े थे, कोई इस्तीफे देने नहीं आया था। आसिफ अली जरदारी ने शर्त रख दी थी नवाज शरीफ वापस आए फिर हम इस्तीफे देंगे। अब भी इस किस्म की जो है वो शर्त नहीं है। पहले आप देखें, पहले मरियम के साथ हाथ हुआ है, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं हम। और बुनियादी तौर के ऊपर अदम एतमाद कहाँ से इन्होंने लेकर आनी है? अच्छा। इनके तो अपने लोग पूरे नहीं हैं। आप देखें कि कल गैस के हवाले से सेनेट में बिल पास हो गया, उससे कबल स्टेट बैंक के हवाले से बिल पास हो जाता है, जिसको 2 महीने कह रहे थे हम बिल नहीं पास होने देंगे। इनके तो अपने 25-30 अरकान इनके साथ मौजूद नहीं है, वो हर मौके के ऊपर गायब हो जाते हैं। इन्होंने अदम एतमाद क्या लेकर आनी है? ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद ला सकते हैं, ये अपोजिशन हुकूमत को गिराने के काबिल है ही नहीं है, ऐसे ही है। और इनके पास कोई अवामी एजेंडा सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं जावेद लतीफ साहब की जानिब जाऊं।
मुझे पहले ये बताएं कि ये तरीन साहब या जो इनका जो ग्रुप है, देखें आपकी विफाक में जो हुकूमत बनी या पंजाब में बिलखुसूस बनी, उसमें तरीन साहब का बहुत बुनियादी किरदार रहा है। हुकूमत बनाने वाले इनफैक्ट वो हैं। आप जिस तरीके से अरकान से मुलाकातें और उनको लाते रहे, लेकिन मुझे बताएं कि ये मुलाकात में अगर वाकई तय पा गया है तो वो ऐसा ना वो उस ग्रुप की तरफ से आपको सरप्राइज मिल जाए। नहीं, देखिए सरप्राइज वाली बात ही नहीं है। मामला ये है कि बहुत सारे लोग सरप्राइज ढूंढते रहे हैं, लेकिन हर मौके के ऊपर वो खुद सरप्राइज होते रहे हैं। और ऑपोजिशन तो सरप्राइज होने के साथ साथ आर या पार वाले जिस तरीके से खबार हुए हैं वो भी आपके सामने है। मुझे आप ये सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनके केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने के करीब नहीं पहुँचे हुए। FIA के केस में शहबाज शरीफ इल्तमाएं लेते जा रहे हैं, वहाँ पापड़ वाले फलूदे वाले के आसिफ अली जरदारी के ऊपर केसेस मौजूद है। सबको पता है कि अगर हम ये इकट्ठे नहीं होंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, NRO की कोशिश नहीं करेंगे, तो इनको जो है वो जेलों के ऊपर जाना पड़ेगा। जेल तो इनको जाना ही जाना है, वो हर सूरत जाना है इनको। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इनकी कोई इक़्तिदार के वानों के अंदर अच्छा, जेल जाने की वजह से, लेकिन ये भी नहीं पता कि आपको इस तरह का यकीन क्यों है, क्योंकि पिछले दिनों तो वजीर आजम साहब ने ये भी मान लिया था, इतराफ कर लिया था हर मौके पे नाकाम हुए, एहतसाब चाहते थे या जिस तरीके से वो इनका अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था वो उस तरीके से पूरा नहीं हुआ, या जो उनकी उम्मीदें थी उस पर वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जावेद लतीफ साहब आप फरमा दीजिए कि ये सिर्फ जेले जाने की वजह से है, ये केसेस के मंतकी अंजाम को पहुंचने की वजह से है, या कोई और वजह है? और क्या आपके अपने लोग आपके साथ हैं? जो फारूक साहब ने सवाल उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं फ़ारूक हबीब, पढ़े लिखे भी हैं, मगर मैं इनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि NRO इमरान खान किसी को दे सकते हैं कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर? उनकी कैपेसिटी, उनकी पावर है कि ये जो बार बार कहते हैं 4 सालों से कि मैं NRO नहीं दूंगा? भाई NRO तो आप दे ही नहीं सकते किसी को, तो फिर आपसे मांगेगा कौन? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें 2-3 चीज़ें हैं। ये फरमाते हैं कि इनके जेल जाने के दिन आ गए, एहतसाब कड़ा होगा। फ़ारूक हबीब, 4 साल हमने आपका एहतसाब भुगत लिया, अब दिन जेल जाने के किसी और के हैं। नंबर 2 वो ये है, तो आज आपका नैब जो है, आपका अदारा, वो रियासत का अदारा नहीं है, आपका अदारा है, और आपकी हदायत पे, आपकी फरमाइश पे वो काम करता आ रहा है। 4 सालों में आप एक के बाद दूसरा प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं, दूसरे के बाद तीसरे को कहते हैं डेट लें। मरियम नवाज शरीफ को जो सजा दिलवाई थी, अब क्यों बदलते हैं प्रोसिक्यूटर? क्यों वो 4-4 हफ्तों की डेट लेते हैं? भाई यहाँ भी आए ना, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब सजाएं हुई थी, अब देखे भाग रहे हैं, फर्द जुर्म। भाई आपने 4 सालों में एक दमड़ी भी अगर साबित की है कोई करप्शन की तो वो बताएं, मगर आपने इन 4 सालों में करप्शन को परवान चढ़ाया है, 4 सालों में करप्शन बढ़ाई है। जावेद लतीफ साहब, एक बात बताइए कि ये जो हुकूमत को घर भेजना है, या वजीर आजम को चलता करना है, या वजीर आला उस्मान बुज़दार को आपने चलता करना है पंजाब में, तो उस पे आपकी पूरी रिलायंस जो है वो क्या इनके अरकान पर है, इत्तेहादियों पर है, या खास तौर से अगर मैं तरीन साहब की बात करूं, जहांगीर तरीन ग्रुप की, उस ग्रुप पे रिलाय कर रहे हैं आप? सादिया, अगर थोड़ा मुझे बात करना मुकम्मल अगर इजाज़त दे दें तो मैं यही अर्ज़ कर देता हूँ। जी सादिया, जी 4 सालों में हमने बड़ी गालियाँ खाई हैं आवाम की। 4 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी गाली बनी हुई हुकूमत, ऐसी नफ़रत की अलामत कोई नहीं हुकूमत बनी जितनी 4 सालों में ये बने हैं।
अब लोग हमें क्या गालियां दे रहे हैं अपोजिशन वालों को, वो कहते हैं आप जान नहीं छुड़वाते मौजूदा हुकूमत से। जब कौम अदम एतमाद कर दे किसी हुकूमत वक्त पर, तो कोई चांस या कोई बाकी चीज़ रह नहीं जाती कि उस वक्त की अपोजिशन जो है या उस वक्त के अरकान असम्बली हुकूमत में होते हुए भी वो अवाम की आवाज़ ना बने। अदारों में बैठे लोग जो हैं, ये हो ही नहीं सकता कि एक साइड पे पूरे कौम खड़ी हो और दूसरी साइड पे आप पूरी कौम की मुखालफत में खड़े हो, ये हो नहीं सकता। आज जो सूरत हाल है उसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन चंद एक के सिवा जो बेनिफिशरी हैं इस हुकूमत के, उनके अलावा तमाम के तमाम कोई दबे लफ्ज़ों में कह रहा है, कोई खुल के कह रहा है, और कोई अगले दिनों में आप जिस तरह सवाल कर रही हैं कि जहांगीर तरीन इत्तेहादी जमातें, पीटीआई के अपने लोग, तो मैं आपको सादिया बताने लगा हूँ। मेरे भाई हैं छोटे फ़र्रुख हबीब, कितने वोटों का फ़र्क है? 11 वोटों का फ़र्क है मरकज़ में अदम एतमाद लाने के लिए। 9 लोग आएंगे, जो अभी मैं रफ सा आपको एक स्केच देने लगा। 9 लोग आएंगे 13 में से कराची से, ओके, और 2 आएंगे इनके फैसलाबाद से, 11 लोग तो ये हो गए। तो अभी जनूबी पंजाब, अभी सेंट्रल पंजाब, अभी खैबर पख्तूनख्वा, अभी जनाब बलोचिस्तान की बाप पार्टी, ये सारे वो लोग हैं जो अभी मैं गिन नहीं रहा। और ये जब गिने जाएंगे तो 50% से ज्यादा लोग अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाने के लिए उस कतार में खड़े होंगे। ये है सूरत हाल। ये तो आपने जावेद लतीफ साहब ब्रेकिंग न्यूज दे दी आज। आपने तो बता दिया कि कहां से लोग आ रहे हैं। ये 172 का नंबर चाहिए फर्रुख हबीब साहब। बाकी एरियाज को तो छोड़ें, आपके 2 फैसलाबाद से और 9 कराची से इस अदम एतमाद में साथ देने जा रहे हैं ऑपोजिशन का। ये तो बड़ी खबर दे गए जावेद लतीफ साहब आज। देखें, अगर आप इसको खबर समझती हैं तो आप इसको खबर समझ लें। ये इस किस्म की खबरें इन्होंने बहुत दी हैं। ये तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जनवरी के पहले महीने में नवाज शरीफ, आप सुन तो लेना, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जनवरी के पहले महीने में, 2022 के पहले महीने में नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान लेकर आ रहे थे। लेकिन वो पिछले 2.5 साल से नवाज शरीफ लंदन मफरूर बन के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं वो आए। लिहाजा इस किस्म की तारीखें तो पिछले 3-3.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। ये हमारे 9, 10, 11 ये जो गिनती कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये अपने सेनेट में और कौमी असम्बली में तो पूरे कर लें। जिस दिन स्टेट बैंक का सादिया बिल पास हो रहा था कौमी असम्बली से, उस दिन ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नहीं थे वहां पर, वो किसी शादी पे चले गए थे। और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो किसी की फातिहा के ऊपर, किसी की दुआ के ऊपर चले गए थे। फजल रहमान के सेनेटर जो पीडीएम के सो कॉल्ड सरबराह बने हुए हैं, वो सेनेटर तलहा भी जो है वो गायब हो गए थे। इनके अपने अराकीन गायब हो जाते हैं, इनके अपने अराकीन इनके साथ नहीं है, कोई इस्तीफे नहीं देना चाहता। इनके अपने अराकीन किसी अदम एतमाद का जो है वो हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। कल मरियम सफदर कह रही हैं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कह रही है ये एक रिस्क है, इस रिस्क को जो है वो लेना चाहिए। यानी अभी भी रिस्क है। जिनके नंबर पूरे हो, जिनके साथ रास्ते में हो, वो इस तरह टीवी पे आके नंबर नहीं बताते। आपके बड़े लोग आ जाएंगे। नहीं, देखें, कोई इत्तेहादी नहीं कहीं जा रहा। इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, किसी इत्तेहादी ने नहीं जाना। दूसरी बात, मुझे आप सिर्फ इतनी बताएं कि वो जहांगीर तरीन जो जहाज, एटीएम हम पिछले 5-7 साल सुनते रहे हैं, अब आप देखें कि जहांगीर तरीन इनको याद आना शुरू हो गया है। जहांगीर तरीन के ऊपर तकिया इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो जायज़ हो गई हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि सब जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हुकूमत भी इमरान खान नहीं बनाई थी, किसी ने हुकूमत नहीं बनाई थी। अच्छा। हुकूमत इमरान खान ने बनाई थी। लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आगे खड़े हुए थे। बाकी सब साथ होते हैं, सबकी अपनी एफर्ट्स होती हैं। उन एफर्ट्स के अंदर जो है वो एक टीम वर्क होता है। लेकिन लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इत्तेहादी आपके साथ हैं तो मुझे बताएं कि फिर आप लोग जो हैं वो क्या ऐसा स्पेकुलेट करते हुए
मजीद वजारतें देने की बातें कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अभी इमरान खान साहब रशिया के दौरे के बाद बहादुराबाद जाने का सोच रहे हैं। MQM की दावत पे MQM के आमिर खान हो, उनके बयानात देख लें, कामिल अली आगा के बयानात देख लें। MQM के अपने अंदर आज ख्वाजा सुहेल मंसूर जो हैं, उनका बयान आया कि वो कह रहे हैं MQM को कि क्यों खड़े हैं आप इमरान खान साहब के साथ। सो बहरहाल ये चीज़ें भी हैं। फिर खान साहब भी कल बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आए। वो ऐसे लग रहा था कि वो एकदम इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दी। कल उन्होंने मंडी बहाउद्दीन से जिस तरीके से लग रहा था खान साहब कंटेनर पे खड़े में, ऑपोजिशन में मौजूद PTI का चेयरमैन जो है वो कल बात कर रहे थे। मुझे बहरहाल एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, एक सवाल आपसे कि क्या हुकूमत ये चाहती है कि ये तहरीक अदम एतमाद आए, इन हाउस चेंज हो जाए, वजीर आजम तब्दील हो जाए, इमरान खान की जगह कोई और वजीर आजम बन जाए, पंजाब में बुज़दार साहब की जगह कोई और वजीर आला बन जाए, या आप चाहते हैं कि सिरे से ये हुकूमत घर जाए और नए इंतखाबात हो जाएं? देखें सादिया, जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है या मौक़िफ़ है और या ज़रूरत समझती है मुल्क की, वो तो हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों, आवाम का फ्रेश मैंडेट, कोई भी हुकूमत वोटों से आए उसको होना चाहिए ताकि इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाला जा सके। अब जहाँ तक तल्लक है बाकी इत्तेहादियों का जो अपोजिशन में हैं, तो ये बात हम इत्तेहादी जमातों के सामने रख चुके हैं। उनकी भी मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ राय उनकी है, मगर इसमें कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा सकता है। वजह यह है कि मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली में इनका शिकस्त हुई, सेनेट में अक्सरियत के बावजूद इनको शिकस्त हुई बिल पास करवाने में, यहाँ तक कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, वो भी नाकाम हुई। अभी इन्होंने फरमाया कि इनमें ख़ुद क्लैरिटी नहीं है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि अदम एतमाद का रिस्क हम ले रहे हैं। ये बातें सारी दुरुस्त ये कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 4 सालों में जो इनको लाए थे वो ही इनको चला रहे थे, और जिस तरह फ़ोन कॉल आती थी दबाव में लाया जाता था, जिस तरह डॉक्टर आमल लियाकत ने कहा कि हम बड़े एहतमाम से लाए गए और जो लाते हैं वही लाए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर रहे थे। इसलिए और अब आपको यकीन है कि वो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बंद हो गया? नहीं, हम रिस्क ले रहे हैं उस बात पे। रिस्क ले रहे हैं? जी मुकम्मल कीजिए, फरमाइए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखें, माजी करीब में या माजी दूर में पाकिस्तान की 74 साला ज़िंदगी में ये हुआ ही नहीं कि ताकतवर हल्के हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में इन्वॉल्व ना रहे हों। और तहरीक अदम एतमाद पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब तक ताकतवर हल्के सपोर्ट ना करें उस वक्त तक कामयाब नहीं होती। ये हमें भी इल्म है और आपको भी इल्म है। अब हम जो हैं रिस्क को इसलिए कहते हैं कि अक्सरियत तो है हमारे पास, अक्सरियत होने के बावजूद रिस्क हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर तो आज़ादाना तहरीक अदम एतमाद होने दी गई तो फिर हम कामयाब होंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये आईनी रास्ता भी बंद कर दिया गया, जिस तरह 4 सालों में अदारों में जो कुछ खलवाड़ ये करते रहे हैं उसी तरह आईनी रास्ता भी बंद करने की कोशिश की गई, तो दुनिया में जिस तरह आईनी रास्ते बंद होने से दुनिया की
रियासतों को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान में भी ये खेल होता रहा है, हमें भी नुकसान पहुंचा है। राइट मुझे फरूख हबीब साहब, मैं ये तो आपने जावेद लतीफ साहब का मौक़िफ़ सुन लिया कि हालात आप लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि आपके अपने लोग ये सोच रहे हैं इत्तेहादी, चलें बयानात की हद तक मैं अभी कह देती हूँ, जब होगा प्रैक्टिकली कुछ तो फिर नजर आ जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वजीर आजम साहब एक इलेक्शन कैंपेन मोड में क्यों चले गए? वो कैंपेन मोड पीटीआई का क्यों ऑन हो गया? नहीं देखें, ये कोई इलेक्शन मोड में या इलेक्शन कैंपेन मोड का मामला नहीं है। अवामी राब्ता मुहिम जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने शुरू की है और मंडी बहाउद्दीन के अंदर हमने रिकॉर्ड जो है वहाँ पर तरक्याती काम करवाए हैं। वहाँ के लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी आवाम के पास गए हैं। जब आप आवाम में जाते हैं तो आप देखें कि अमूमन आपको नज़र आता था माजी में जलसे होते थे, पटवारियों से, सरकारी मुलाजमों से जलसों को भरा जाता था। कल के जलसे में दोबारा पीटीआई का जो रवायती जोश व खरोश वर्कर्स का था वो दोबारा से रिवाइव हुआ है। खचाखच जो है वो वॉल टू वॉल बाहर सड़कों पे मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, एक टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। जब तहरीक अदम एतमाद की बात आ रही है तो वजीर आजम वो सब कहते हैं, आज आपके गिल साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ तमाम अपने लोगों से कि वो तैयार हो जाएं, जवानों को एक दफा फिर तैयार हो जाएं। नहीं देखें, बात यह है कि आपने अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को यकीनन हम मुतहरक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो मुतहरक रहें। जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको भी उजागर करें, ग्रास रूट के ऊपर उजागर करें। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि ये खुद अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है। अभी भी जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि हम रिस्क ले रहे हैं। वो भाई रिस्क ले रहे हैं, आपके साथ फिर कोई ना कोई हाथ हो जाना है। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को 80 वोट दिए थे, बड़ी खुशियां मनाई, बड़े ढोल बजाए, बड़ी मिठाइयां खाई। उसके बाद वो आपकी ही सीट जो आप बनना चाहते थे अपोजिशन लीडर, उसके ऊपर बदजमान होकर बैठ गए और उसके बाद जो है वो रोते धोते रह गए। अब फिर ये रोने धोने का सिलसिला जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। कोई अदम एतमाद नहीं आने वाली, कोई अदम एतमाद इनकी ना ये लाएंगे, बल्कि ये इसी तरीके से पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही जो है वो काम करते रहेंगे। और मुझे आप सिर्फ सादा सी बात बताएं कि हम इनकी अदम एतमादों को डिस्कस करने बैठे हुए हैं। इमरान खान 1,70,00,000 वोट लेकर आए हैं, 22 साल जदोजहद के बाद आए हैं। अगर इमरान खान करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तो ये काम तो पूरे माशरे का करना है। इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले 40 साल कमाई का अपने हिसाब देकर आए थे, वजीर आजम भी नहीं थे। इमरान खान के 5 कैंप ऑफिस नहीं है। स्वाबदीदी फंड इमरान खान ने अपने खत्म कर दिए। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस का 1 अरब 10 करोड़ खर्चा उन्होंने बचा के जो है वो कौमी खजाने में जमा कराया। 777 जहाजों पर वो बैरून मुल्क दौरे नहीं करते, एक छुट्टी उन्होंने नहीं की। ये लंदन में महलात बनाते रहे। ये 16-16 अरब रुपए के जाली बेनामी अकाउंट्स बना लें। मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट में 4-4 अरब निकल आए। इनके लिए जो है वो सारी चीजें जायज हो जाती हैं। ये असल मसला ये है, ये जंग अपनी बका की लड़ रहे हैं और इनके लिए कोई मसला नहीं है। बताएं ना, पीपल्स पार्टी ने 5 साल को नून की हुकूमत में एहतजाज किया था, नून लीग ने कोई लॉन्ग मार्च किया था, जरदारी के खिलाफ को अदम एतमाद लेकर आए थे। महंगाई भी थी, करप्शन भी थी, लोड शेडिंग भी थी, सब कुछ था। क्यों इमरान खान के बारे में आ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान जो है इनके साथ मैनेज नहीं हो रहा। ये 11 जमातें हैं, इस वजह से कटी हुई हैं। यही इनकी परेशानी है, यही इनकी घबराहट है। तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट में हैं, बजाय इसके कि आप लोगों ने गवर्नमेंट में आने के बाद अपने जो दावे थे वो कितने पूरे किए हैं, या आवाम के लिए क्या किया है, या गवर्नेंस में क्या किया है। इतना अरसा आप लोग पूरा आपका फोकस जो है वो ऑपोजिशन पे रहा है। क्यों इतना ऑब्सेशन है ऑपोजिशन पे? और फिर जितने केसेस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वजीर आजम साहब ने पिछले दिनों खुद मान लिया कि उस तरीके से वो एहतसाब का आपका नैरेटिव भी पूरा नहीं हुआ जैसे आप लोगों ने क्लेम किया था या मैनिफेस्टो में था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ये मान लिया। मुझे ये बताएं कि जिस किस्म का हमारा एक निज़ाम है, उन्होंने खुद कहा, आपने शहजाद अकबर साहब को लगाया एसेट रिकवरी यूनिट, कितने पैसे रिकवर हुए, कितनी रिकवरियां हुई, उनको ही निकालना पड़ गया। जी आयशा सुन लेना, सादिया सुन लें। आप बात यह है कि कोई आइडियल सिस्टम तो इमरान खान ने इनहेरिट नहीं किया। हम तो ये काम कर रहे हैं। यहाँ तो इत्तेसाब के निज़ाम को इन्होंने पनपने नहीं दिया। जहां पर एनआरओ की रवायतें डाली हों, जहां पर हैंड पिक चेयरमैन नैब्स लगाते जाते हों, जहां पर इन्होंने खुद अपना सिस्टम बनाया हो, वहां पर इमरान खान को आप कहें 4 साल में 3.5 साल में इमरान खान के एहतसाब का अमल नाकाम हो गया।
एहतसाब का अमल नाकाम हुआ होता तो ये इनकी चीखें निकली होती, ये घबराहट नजर आ रही होती, ये 20-20 साल बाद मुलाकातें इनको याद नजर आ रही होती। ये सिर्फ एक ही वजह है कि अब इनके चालान जमा हो गए हैं अदालतों में। ये फरवीलियस किस्म की शहबाज शरीफ ने 6-6 अल्तवा के लिए दरखास्तें डाल दी हैं। ये कहीं रोजाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करें। मरियम सफदर ने अपनी अपीलों के ऊपर 17 बार अल्तवा ली, 3-3.25 साल उन्होंने फैसला नहीं होने दिया। नवाज शरीफ मुल्क से क्यों फरार होकर बैठे हैं? आए ना मुल्क में, क्यों नहीं आते? सलमान शहबाज आए, क्यों नहीं आते? आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर केस बनता है, प्रोसिक्यूशन चालान जमा करवाती है, फिर एक अदालती निजाम है। उस कानून में इतनी टेक्निकल इनके पास चीजें मौजूद हैं जिसका ये फायदा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा अरसा तो बच सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा बचेंगे नहीं और एहतसाब का अमल भी कामयाब होगा। चलिए ठीक और है, एहतसाब के आपका अमल में मौक़िफ़ है, सिर्फ इमरान आप खान ये की कह रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं है, पीटीआई ये पूरा कह रही है माशरा कि लड़ता जेलों है, में इन्होंने मीडिया जाना लड़ता है, है, सब इनको लड़ते नजर हैं। आ रही हैं जेलें, इनको नजर आ रही हैं सजाएं, इसलिए ये कर रहे हैं। आपकी बात चले, मैं मान लेती हूँ एक लम्हे को, लेकिन फिर जो ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है, अगर वो परेशानी का बायस नहीं भी है, तो वही बात आ जाती है जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी कह रही थी कि आप ज़ाहिर मेजॉरिटी नहीं है, जिनसे नजरियाती इख्तलाफात आप कहते थे वो इत्तेहादी अब आपके बन चुके हैं। फिर आप कहते थे तरक्याती फंड्स नहीं देंगे, तो अब तरक्याती फंड्स जो हैं वो अपने अराकीन को, हल्के की जो सियासत करते हैं उनको देने की बातें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा नजर आ रहा है, कुछ तो ऐसा फोर्सी कर रहे हैं खान साहब कि जिसके बाद ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जावेद लतीफ साहब, मुझे ये बताएं, ये हुकूमत अगर घर चली भी जाती है, व्हाट नेक्स्ट? आप इनको घर भेज भी देते हैं, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, या जो बकौल आपके जैसे आपने कहा कि रिस्क ले रहे हैं, या इन हाउस चेंज ही की तरफ मामला रुकता है, तो उसके बाद क्या होगा? जो मुश्किलात या जिन मसाइल का जिक्र आप करते हैं कि इन्होंने पैदा कर दी हैं 3-3.5 सालों में या 4 सालों में, उनका हल निकाल लेंगे? जी देखें सादिया, कोई इतना आसान नहीं है कि 2018 की शक्ल में पाकिस्तान को लेकर जाना, जो 4 सालों में इन्होंने तबाही मचा दी। और ना हम फेक गुफ्तगू करेंगे इनकी तरह। हम जानते हैं कि जितनी मईशत की तबाही हो गई है, जितना पैसा डीवैल्यू हो गया है, जितने अदारों को कमज़ोर कर दिया गया है, और जितनी इंतज़ामिया जो है वो अपनी कारकर्दगी और जो उनका एक बेहतर परफॉर्म करने का एक हमने बनाया था मैकेनिज़्म, वो इन्होंने तबाह कर दिया। अब बात यह है कि अगर कोई हुकूमत आज़ादाना इंतखाबात की शक्ल में आती है तो यकीनन उसको अवाम का एतमाद होगा, उसको टाइम भी मिल जाएगा और दोबारा से इस ढांचे को खड़ा करने में उसको आसानी होगी। मगर अगर आप कहें कि अदम एतमाद के बाद जो साल सवा साल का पीरियड है कोई हुकूमत गुजारेगी और वो बेहतर कर लेगी, ये मुमकिन नहीं है। मगर मैं 2 चीज़ें और अर्ज़ करना चाहता हूँ सादिया। इन्होंने कहा कि हम जलसे जुलूस जो हैं वहाँ हमने बहुत काम किया, इसलिए आवाम से मिलने गए थे। ये बात नहीं है। वहाँ जाके जो इन्होंने गाली गलोच किया या जलसे जुलूसों से, कभी आवाम वो मंडी बहाउद्दीन की हो या फैसलाबाद की हो वो मुतमिन नहीं होती। आवाम हमेशा मुतमिन होती है जब आप आवाम को कोई आप रैत देने के लिए, कोई रिलीफ देने के लिए काम करते हैं। उनको फ्यूचर में कोई चीज़ आपकी नज़र आए कि आपने ये नेशनल काम किए हैं, अच्छा, कोई मंसूबे दिए हैं जिससे आने वाली नस्लों को कोई फ़ायदा होगा। मगर ये जो कुछ कर रहे थे ना सादिया, असल बात यह है कि इन्होंने ये कहा था कि मैं बड़ा खौफनाक हो जाऊंगा। वो जो खौफनाक इन्होंने कहा था ना, वो अपोजिशन के लिए नहीं, वो जावेद लतीफ़ के लिए नहीं, वो किसी और अपोजिशन के बंदे के लिए नहीं, खतरनाक। किसके लिए खतरनाक? यस, वो मंडी बहाउद्दीन में खड़े होकर उन्होंने अपने लाने वालों को कहा है सादिया, उन्होंने अपने लाने वालों को ये कहा है कि अगर आप मुझे बचाएंगे नहीं, आप अगर मुझे नहीं रखेंगे तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो कुछ 4 सालों में होता रहा। और ये एक ब्लैक मेलिंग का तरीका है जो पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब करते आ रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अदारे इससे आगाह हैं।
पूरी पाकिस्तानी कौम अब आगाह हो चुकी है कि ये किस तरह इन्होंने 4 साल पूरे किए हैं और किस तरह अवाम का कचूम्बर निकाल कर IMF का एजेंडा पाकिस्तान पर इन्होंने लागू किया। और IMF के एजेंडा खुद ये इतराफ़ करते हैं इनके वज़रा कि जनाब हम मजबूर हैं जो पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने पर भी आप ये देखें कि उन्होंने IMF से वादा किया है कि 30 रुपए पर लीटर ये पेट्रोल पर टैक्स लगाएंगे और अभी तक इन्होंने 4 करके इस दफ़ा तो खैर 6 रुपए बढ़ाया है, कोई 10 रुपए के करीब ये लगा चुके हैं, 20 रुपए अभी और लगाना है इन्होंने। ठीक है, अभी बिजली की कीमत में भी हम यही सुन रहे हैं कि जी वहाँ पे भी 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। एक तो आपने कहा कि मुख्तदर हलकों को ब्लैक मेलिंग जो है उसकी तरफ सिलसिला जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, और दूसरा महंगाई का भी जिक्र करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे में ये भी कहा कि उनको महंगाई का जो मसला है, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका बहुत इदराक भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस महंगाई के मामले को कम किया जाए। एक तो हम आपको पहले सुनाना चाहेंगे कुछ शहरों में आवाम के जो तासुरात हैं इस महंगाई के मामले को लेकर, फ्यूल प्राइसेस के बढ़ जाने पर, कभी गैस के नर्ख बढ़ जाते हैं और अब बिजली की कीमत भी उस में इजाफा जो है वो एक दफ़ा फिर से कहा जा रहा है कि होने जा रहा है बड़ी जल्द। आवाम क्या राय रखती है इस हुकूमत की महंगाई के हवाले से, जो अभी तक इक़दामात हैं उनको लेकर, पहले वो सुनाइए। महंगाई का एक तूफान आया है। हमने इमरान खान को PTI को इसलिए वोट दिया था, उनका एक विजन था। कहाँ तक महंगाई का कुछ मुझे आप वो दौर बता दें जिसमें कभी किसी ने कहा हो कि ये महंगाई नहीं है। महंगाई को जहाँ तक अगर देखा जाए तो इसको देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे इस 5 ईयर्स में कोई एक अच्छा काम ऐसा हुआ है। महंगाई को जो है ना इमरान खान जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, आई थिंक कि हो सकता है इंशाल्लाह जिसको 5 साल और मिलेंगे तो ये अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। इमरान खान तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं हुकूमत। वो जब कहता है घबराना नहीं, फिर हमें और ज्यादा घबराना पड़ जाता है। महंगाई दिन ब दिन ज्यादा हो रही है, कम होते नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ ने पहले भी माशाल्लाह रोड बनाए, हर चीज बनाई, महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसके दौर में देखें महंगाई कितनी ज्यादा है। गरीब बंदा गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए अभी। जी इमरान खान की कारकर्दगी से तकरीबन सबको मुतमईन होना चाहिए। पहले जितने भी आए हैं सब चोर थे, सब ने लूटा है। ये आप खुद देख लीजिए, जो सेहत कार्ड वाला प्रोजेक्ट है आज तक किसी ने नहीं किया। ये गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि लोगों ने आजमाया है इस हुकूमत को, लेकिन इसने सही तरह जो है अपना दिखाया नहीं है। जो उन्होंने बातें हमें वादे दिलाए थे जितने भी थे उसके लिहाज से तो अभी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। लेकिन जितनी महंगाई हो चुकी है उतनी बर्दाश्त से आम लोगों के बहुत बाहर है और बेरोजगारी तो दिन ब दिन आपके सामने बढ़ ही रही है। जिस सूरत हाल तो बहुत ही बुरी है भाईजान। इमरान खान ने जो हालात किए हुए हैं, आजकल हर गरीब आदमी जो है ना खाने से तंग है। ठीक है ना, ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब ना महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये जितने भी मतलब वजीर मशीर हैं ये सब अपने पेट के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये भाई महंगाई तो इतनी है कि अगर आप मर भी जाए ना तो इस टाइम कबर भी जो है ना वो 36,000 की जो है ना सिर्फ कबर हो रही है। तो आप फिर सोचे जब एक कबर जो सिर्फ मरने के बाद इतनी महंगी है तो फिर खाने पीने की अशिया पर क्या हालत है। इमरान खान को एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और अपनी सबसे पहले तो जो इनकी इंटायर टीम है उसको ऐसी तश्कील दें कि जो आवाम के मुताबिक जो है वो रिलीफ दें। मेरे हिसाब से तकरीबन नाकाम है। वजह है कि उसने जितने भी वादे किए थे उसमें से कोई वादा में पूरा होता नजर नहीं आया। गरीब आवाम है, सदारती निज़ाम हो, ये निज़ाम ही ख़त्म हो, इसमें जागीरदार सरमाएदार ये जो आते हैं ये ख़त्म हो जाएं। एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा सदर के लिए खड़ा हो जाए, पूरा कौम उसको वोट। ये बादशाह उतरे, इनसे जान छुट जाए। क्यों तो हम इन रोडन थे क्यों निकले, बेरोजगारी बच्चे मुश्किल पलते हैं हमारे। तो इस हुकूमत की महंगाई के हवाले से जो अभी तक इक़दामात रहे हैं उस पर आवाम क्या कहते हैं वो तो आपने सुने। फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं उनको उनकी हुकूमत को इदराक है। इदराक तो है, लेकिन अब आखिरी साल है, अगले साल इलेक्शन है, क्या इसका हल भी है आपके पास?
देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो आलमी पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया हुआ है। मुझे आप ये बताएं, क्या अमेरिका में तूफान नहीं आया? 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर, हर जगह के ऊपर आवाम के ऊपर जो है वो बोझ पड़ा है कोविड-19 की वजह से। लेकिन पाकिस्तान उन 3 ममालिक के अंदर है जिन्होंने कोविड को बेहतरीन हैंडल किया। 20 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेज लगाई, 250 अरब रुपया जो उसके ऊपर हमने खर्च किया। $40 वाला तेल $95 पे पहुंच गया। ये भी बात कर रहे थे टैक्सेस इन्होंने लगाने हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, हमने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कम टैक्सेस लिए हैं पेट्रोल के ऊपर। आज भी पेट्रोल के ऊपर सेल टैक्स 0 है, 17% नहीं लगाया हुआ। ये आलमी सतह पे जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से आपके पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है बोझ बर्दाश्त करने के लिए। या आप कर्जे ले लें मजीद, या आप उसका बोझ जो है वो पास ऑन कर दें। हमने रोका था, इनके हाथ बांधे थे कि आप डैम ना बनाएं। 10 डैम बना रहे हैं हम, सस्ती बिजली आएगी। 1967 के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना। ये कौमी मुजरिम बैठे हुए हैं, ये महंगी बिजली, महंगे कारखाने ये लोग लगा के गए हैं 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। पता है पाकिस्तान के अंदर हाइडल का पोटेंशियल मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया। खुर्दनी तेल जिसमें खाना पकाते हैं वो मलेशिया, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। उसकी कीमतें $400 वाला $1300 के ऊपर चला गया। जो शिपिंग कंटेनर $2000 में आता था वो $10,000 के अंदर चला गया। आप गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस दुनिया में तो चेक करें। $6 वाली LNG $40 के ऊपर चलेगी। $50 वाला कोयला $200 के ऊपर चला गया। जो 80,000 रुपए में स्टील मिलता था वो 2 लाख रुपए टन के ऊपर चला गया। पूरी दुनिया के अंदर एक सुपर साइकिल आया हुआ है प्राइसेस के हवाले से। वहां भी आप देखें, लेकिन उसके बावजूद हम मैनेज कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने किसान की आमदन में इजाफा किया, हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इजाफा किया। नहीं देखिए, पर कैपिटा इनकम में फर्क क्यों है? मुझे आप ये भी बता दें। नहीं, मुझे आप ये बताएं। नहीं सादिया, आपका आर्गूमेंट मैं उस वक्त आपका आर्गूमेंट मैं तस्लीम कर लूं जब आप कहती हैं पर कैपिटा की। जब हमें को पर कैपिटा मिली थी $2000 के ऊपर, हमें जहां मिली थी हमने उससे ज्यादा बढ़ाई है। हमने गुर्बत को जो है वो थोड़ा सा हमने कम किया है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखें उसमें हम कमी लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद एहसास कार्ड तो इमरान खान ने दिया है। सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवाने का इमरान खान ने दिया है। कोविड के अंदर हमने इंडस्ट्री नहीं बंद होने दी, नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की सेल, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर पैदावार आपके हो रही है। उसके बावजूद हम परफॉर्म कर रहे हैं और इस सुपर साइकिल से भी हम निकल जाएंगे। आलमी सतह पे कीमतें नीचे आएंगी, फौरी आवाम को पास ऑन करेंगे। यहां पर वो काम नहीं है। PMLN को ये चैलेंज फेस ही नहीं करना पड़ा। हमारा पहला चैलेंज जो था वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का था। उसके बाद कोविड-19 आ गया, उसके बाद आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हैं वो चैलेंज आ गया। PMLN को तीनों चैलेंज आलमी सतह पे कीमतें बढ़ गई, कोविड आ गया। अब मैं जावेद लतीफ साहब, वो कहते हैं रिकॉर्ड एग्रीकल्चर है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आप देख लें उसमें वो कहते हैं कि जी बूम नजर आ रहा है, सेहत कार्ड है, इंसाफ कार्ड है। अब आप और क्या चाहते हैं? सादिया, आपके वक्त का मैं अंदाज़ा करते हुए सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जिनको 4 सालों में अदराक नहीं हुआ आवाम का, वो 2 माह जो रह गए हैं उनमें अदराक होगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, ये कहते हैं कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता जाऊँ कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उस वक्त दुनिया में $150 का एक बैरल पेट्रोल था और पाकिस्तान में उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी फी लीटर वो 75 रुपए, डॉलर भी तो 60 रुपए का था। 75 रुपए फी लीटर पाकिस्तान। एक सेकंड भाई, एक सेकंड फर्क, एक सेकंड। अगर अच्छा आप 2022 आ गया, 2022 में 93 रुपए डॉलर पर बैरल पेट्रोल मिल रहा है दुनिया में और पाकिस्तान में 160 रुपए फी लीटर इन्होंने कर दिया। ये कहते हैं दुनिया में ऐसा हुआ। अब ये फरमाते हैं कि डॉलर की कीमत भी देखें, तो भाई मुझे ये बताएं डॉलर की कीमत बढ़ाई किसने, रुपए की कदर कम किसने की? हमें तो ताने आप देते थे कि आपने डॉलर को एक जगह रोके रखा। अगर रोके रखा तो
तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के कर्जे भी कम रहे, आप ये देखें महंगाई भी कम रही पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रुपए की कदर भी बेहतर रही। और आज अगर ये फरमाते हैं एक सेकंड फर्क, एक सेकंड, अभी आप फरमा रहे हैं कि हमारी आमदन, ओ भाई कभी जो मिसालें देते हैं जिन ममालिक की, मगरब की, इमरान खान साहब, वहाँ फीकस आमदनी जो है 30 से 35 हज़ार डॉलर सालाना है। और यहाँ इनको मिसाल देते हुए शर्म नहीं आती कि 1400, सिर्फ 1400 डॉलर फीकस सालाना आमदन है पाकिस्तान में। आप मुआवजा करना शुरू कर देते हैं कि जनाब बाहर देखें महंगाई, बाहर देखें, और छोड़े यार $1750 फर्क, एक तो यार थोड़े, एक तो यार एक सेकंड थोड़ी सी, अच्छा 1750 में कर लेता हूँ। आप जो कहते हैं 1700 ही कर लें, 1700 कहाँ कर लें बात। अच्छा चलें, जो आप कहते हैं, मैं जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा, 1700 ही कर दें। और कहां 35,000 डॉलर और कहां आप 1700 की बात कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें ना, कोई उनको गधा लेके दे दे, कोई घोड़ा लेके दे दे। नहीं फर्क यार, एक सेकंड, ये आपकी आदत अच्छी नहीं है। मैं आपसे ये तोक्को नहीं रखता, मैं आपसे ये तोक्को रखता हूं कि आपने अपनी बारी पे बात की है, मुझे भी बात करनी है। मैं आपको ये कहता हूं कि आप हेलीकॉप्टर पे जो जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना की जाते हैं और वापस आते हैं बनी गाला, उनको कोई घोड़ा को खच्चर ले दें जिसपे वो जाया करें, ताकि वो तो पैसे कम से कम कौम के बच जाएं। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को आपने मजाक बनाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब आपका, फारूक हबीब साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।